जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 जून, इसका पार्ट 3। हाल ही में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का 8वां राज्य बना है। ये बना है साथियों नागालैंड। जबकि ये जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, ये वैक्सीन का नाम है न्यूमोसिल। इसको विकसित करा है सीरम इंस्टीट्यूट ने, ध्यान रखिए। जबकि सीरम का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? पुणे। और इसका सीरम के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं साइरस पूनेवाला, ध्यान रखिए, साइरस पूनेवाला। और अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO और अध्यक्ष हैं आधार पूनेवाला, ध्यान रखिए, आधार पूनेवाला। और साथियों सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविशील्ड वैक्सीन भी बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ही, ध्यान रखिए। जबकि जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, ये साथियों बच्चों के अंदर एक निमोनिया व मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? बच्चों में अधिकतर मौतें इसी के कारण होती है, निमोनिया के कारण ही। इसीलिए ये वैक्सीन बनाई गई। वैक्सीन का नाम क्या है? ध्यान रखिए, न्यूमोसिल। जबकि निमोनिया रोग फेफड़ों में संक्रमण के कारण होता है, निमोनिया रोग, ध्यान रखिए। राष्ट्रमंडल और एशियाई दोनों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पहलवान, वो है विनेश फोगाट। जबकि आप ध्यान रखिए विनेश फोगाट को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। किसे? विनेश फोगाट को, ध्यान रखिए। जबकि साथियों 20 वर्षों में, इसी के साथ हम थोड़ा वो देख लेते हैं, ओलंपिक के अंदर जो क्वालिफाई हुए थे फर्स्ट बार भारत में 20 वर्षों में ओलंपिक घुड़सवारी में क्वालिफाई करने वाले थे फवाद मिर्ज़ा, ध्यान रखिए, फवाद मिर्ज़ा। जबकि प्रथम तलवारबाज जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई करा वो हैं भवानी देवी। जबकि प्रथम महिला नाविक जो ओलंपिक में क्वालिफाई हुई है वो है नेत्रा कुमानन। 20 वर्षों में पहली ओलंपिक घुड़सवारी में क्वालिफाई कौन है? फवाद मिर्ज़ा। जबकि प्रथम महिला तलवारबाज ओलंपिक में क्वालिफाई भवानी देवी। जबकि प्रथम महिला नाविक वो हैं नेत्रा कुमानन, ध्यान रखिए। विश्व रक्तदान दिवस ये 14 मई को मनाया जाता है। जबकि ध्यान रखिए इसका मेजबान देश है 2021 का इटली। जबकि इसकी थीम क्या होती है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग, ध्यान रखिए। विश्व रक्तदान दिवस 14 मई को कार्ल लैंडस्टेनर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जबकि इन्हें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ए ग्रुप की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? कार्ल लैंडस्टेनर को। जबकि साथियों ध्यान रखिए इटली की राजधानी होती है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जबकि साथियों ध्यान रखिए रक्त ये एक संयोजी ऊतक है। जबकि रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, ये जरूर ध्यान रखिए। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। जबकि रक्त एक संयोजी ऊतक है। जबकि कार्ल लैंडस्टेनर की जयंती के रूप में को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है, यह है लद्दाख। जबकि साथियों ध्यान रखिए जो ये स्वच्छ भारत मिशन है, इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। जबकि साथियों खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य था सिक्किम, ध्यान रखिए। और सिक्किम साथियों इसी के साथ में एक और चीज़ ध्यान रखिए, सिक्किम प्रथम ऑर्गेनिक स्टेट भी है। कौन सा? सिक्किम। जबकि बड़े राज्यों में जो खुले में शौच मुक्त हैं वो हैं बड़े राज्यों में केरला। जबकि ओवरऑल अगर पूछा जाता है तो वो है सिक्किम। और बड़े राज्यों में अगर खुले में शौच मुक्त राज्य पूछा जाता है वो है केरला। जबकि प्रथम जिला जो खुले में शौच मुक्त था वो था साथियों वेस्ट बंगाल का नदिया जिला, ध्यान रखिए। फर्स्ट जिला अगर खुले में शौच मुक्त पूछा जाता है वो है नदिया जिला वेस्ट बंगाल का। जबकि ऑल ओवर खुले में शौच मुक्त राज्य सिक्किम और बड़े राज्यों में है केरला। जबकि साथियों ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ग्रामीण और एक बांटा गया है शहरी। जबकि ध्यान रखिए
जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत आता है, ध्यान रखिए। जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय के तहत आता है। जबकि खुले में शौच मुक्त ऑल ओवर फर्स्ट राज्य है सिक्किम, और खुले में शौच मुक्त में बड़े राज्यों में आता है केरल प्रथम, और खुले में शौच मुक्त प्रथम जिला था नादिया जिला वेस्ट बंगाल का, ध्यान रखिए। जबकि स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑपरेशन ओलिविया ये भारतीय तटरक्षा बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया गया है ओली रिडले कछुओं के लिए, ध्यान रखिए। साथियों इसकी जो फर्स्ट बार ये ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था आईसीजी द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा, ये चलाया गया था 1980 में ओली रिडले कछुए के लिए ही ये। जबकि साथियों ध्यान रखिए ओली रिडले कछुए इनके सामूहिक घोंसले को अरी बाड़ा कहा जाता है, अरी बाड़ा। ये जो सामूहिक रूप से अंडे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? घोंसले को अरी बाड़ा कहा जाता है। जबकि दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए ये कौन से हैं? ओली रिडले। जबकि साथियों ये हर साल यानी कि प्रतिवर्ष ओडिशा के एक गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है, वहाँ पर अंडे देने आते हैं हजारों किलोमीटर से, ध्यान रखिए। ये आएगा क्वेश्चन कि ओली रिडले कछुए प्रतिवर्ष भारत में कहाँ पर अंडे देने आते हैं? ये आते हैं ओडिशा के गहीर माथा समुद्री अभयारण्य में, ध्यान रखिए। जबकि सबसे छोटे विश्व के सबसे छोटे समुद्री कछुए कौन से हैं? ओली रिडले, ध्यान रखिए। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न ने 1970 के दशक में प्रभावित प्रशांत क्षेत्र के समुदायों से औपचारिक माफ़ी मांगी है, यह हैं डॉन रेड्स। जबकि न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन, वेलिंगटन। जबकि साथियों ध्यान रखिए नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड इन दोनों के मध्य एक आती है कुक जल संधि, ध्यान रखिए। कुक जल संधि पूछी जाती है एग्जाम में। कुक जल संधि कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में, जो कि नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग करती है। जबकि साथियों ध्यान रखिए जो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है वो नॉर्थ न्यूजीलैंड में आती है, यानी कि उत्तरी न्यूजीलैंड में आती है वेलिंगटन। राजा पर्व उत्सव यह मनाया जाता है ओडिशा में। जबकि साथियों ध्यान रखिए राजा पर्व उत्सव या इसे रज पर्व भी कहा जाता है, रज पर्व। ये धरती माता की पूजा की जाती है इसके अंदर, और ये 3 दिन तक चलता है पर्व। जबकि साथियों इसके अंदर प्रथम दिन चलता है ये होता है राजा संक्रांति, राजा संक्रांति, और दूसरे दिन जो उत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है पीली राजा के रूप में, पीली राजा के रूप में। जबकि तीसरे दिन उत्सव मनाया जाता है अंतिम दिन बसी राजा के दिन या बासी राजा के दिन, ध्यान रखिए। इसमें धरती माता की पूजा की जाती है। जबकि यह 3 दिन तक चलता है। पहले दिन मनाया जाता है राजा संक्रांति के रूप में, दूसरे दिन पीली राजा के रूप में, और तीसरे दिन बसी राजा के रूप में। जबकि साथियों भुवनेश्वर में, ओडिशा के भुवनेश्वर में एक आता है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर। ये लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया था ययाति केसरी ने, ध्यान रखिए। लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? 11वीं शताब्दी में ययाति केसरी ने। जबकि साथियों यहाँ पर एक और आता है प्रसिद्ध मंदिर सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर, या इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जबकि इसका निर्माण करवाया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने, ध्यान रखिए। कोणार्क सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए भारत के अंदर मुख्य 4 सूर्य मंदिर हैं। एक तो हो जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में, और एक हो जाता है मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में। जबकि मार्तंड सूर्य मंदिर को ललितादित्य पीठ ने बनवाया है। और एक होता है मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और एक होता है कतरमल सूर्य मंदिर, ये साथियों उत्तराखंड में है, ध्यान रखिए। 4 सूर्य मंदिर हैं। एक होता है मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर का, एक होता है मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, जबकि एक होता है कतरमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड, और एक होता है कोणार्क सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा ओडिशा, ध्यान रखिए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं विनू मांकड़। ये साथियों ऑलराउंडर खिलाड़ी थे।
जबकि 2021 की हॉल ऑफ फेम आईसीसी की लिस्ट में कुल मिला के 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। उसके अंदर भारतीय खिलाड़ी हैं विनू माकंड, जबकि इनसे पहले 6 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है इसके अंदर, पहले नंबर और दूसरे और तीसरे में। इन्हें साथियों 2009 में शामिल किया गया था। ये थे बिशन सिंह बेदी, दूसरे पे थे कपिल देव, सुनील गावस्कर, इन्हें 2009 में शामिल किया गया था। जबकि चौथे नंबर पे आते हैं अनिल कुंबले, अनिल कुंबले को 2015 में शामिल किया गया था। और 5th नंबर पे आते हैं राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ को 2018 में, जबकि सचिन तेंदुलकर को 2019 में शामिल किया गया था। फर्स्ट नंबर पे कौन है? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर, इन्हें 2009 में शामिल किया गया था। जबकि अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में, और अभी 7वें खिलाड़ी बने हैं भारत के विनू माकंड, जिनको 2021 में शामिल किया गया है। और 2021 की कुल लिस्ट में नाम कितने हैं? 10 खिलाड़ी, उसमें भारत के विनू माकंड भी है। जबकि आईसीसी, ध्यान रखिए आईसीसी, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर होता है यूएई की राजधानी दुबई में, ध्यान रखिए दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि इसके अभी अध्यक्ष बनाए गए थे ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और जो डेली के काम देखते हैं सीईओ, वो हैं भारत के मनु साहनी, ध्यान रखिए। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और सीईओ हैं मनु सोहनी, ध्यान रखिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वहाँ के? मनोज सिन्हा। उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी है। ये रखी है माजिल में। ये माजिल कहाँ आता है? जम्मू में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि साथियों ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नाटक भी होता है, वो है भांड पाथेर, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भांड पाथेर। साथियों जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, जबकि साथियों इसके बाद में हम करंट अफेयर का ऐसे करते हैं कि हर वीक का, मंडे से हर वीक का कर लेंगे, कि प्रत्येक 7 दिन का करंट अफेयर मंडे को कर लेंगे। जबकि उन जो बचे दिनों में हम क्या करेंगे कि एक स्टेट का ले लेंगे, या कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा उसका टॉपिक को हम वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जबकि हाल ही में नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा घोषित किया है? ये किया है साथियों चीन को। जबकि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी साथियों वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, इन्होंने ही इसको नाटो की स्थापना करी थी। जबकि साथियों ध्यान रखिए नाटो का हस्ताक्षर हुए थे 4 अप्रैल 1949 को। जबकि ये लागू कब हुई थी? 24 अगस्त 1949 को, ध्यान रखिए। हस्ताक्षर हुए थे 4 अप्रैल 1949 को, जबकि लागू हुई थी 24 अगस्त 1949 को। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? हेडक्वार्टर साथियों इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में होता है, ध्यान रखिए। ये गठन को स्थापना तो कहाँ हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। जबकि वर्तमान में अभी इसके अंदर 30 देश हैं, और शुरुआत में कितने थे? 12। और 30वां देश वर्तमान में कौन बना था? उत्तरी मैसिडोनिया, जिसकी राजधानी होती है स्कोपजे, ध्यान रखिए। साथियों इसके अंदर क्या होता है? नाटो के अंदर यदि अंतरिक्ष में नाटो के किसी भी देश पर हमला किया जाएगा या हमला करा जाता है किसी देश के द्वारा, तो साथियों ये जो 30 देश हैं, इन सभी देशों पर वो हमला माना जाएगा। अगर इन 30 देशों के सदस्य देश पर किसी पर भी एक पे हमला किया जाता है, तो नाटो के सभी देशों पर उस देश से हमला माना जाएगा। साथियों इससे पहले ये अंतरिक्ष जोड़ने से पहले थे जल, थल यानी कि पृथ्वी और हवा से किसी देश पे हमला होता है, वो नाटो के 300 देशों पे हमला माना जाएगा। जबकि अब इस पे अमेंडमेंट करके अंतरिक्ष जोड़ दिया गया है, यानी अंतरिक्ष में कहीं पे भी, यानी कि ये रिसर्च कर रहे हैं या अंतरिक्ष में अगर स्पेस के अंदर भी कहीं गए हैं, अगर वहाँ हमला हो जाता है तो इन 300 देशों पे हमला माना जाएगा और उसके खिलाफ ये 300 देश एक साथ लड़ेंगे। कर्नाटक और केरला में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है? ये चलाया जाता है साथियों तुलु भाषा के लिए। जबकि साथियों तुलु भाषा ये एक द्रविड़ भाषा है, ध्यान रखिए, ये द्रविड़ भाषा है। जबकि अनुसूची
अनुसूची 8 के अंदर कुल 22 भाषाएं, ध्यान रखिए साथियों 22 भाषाओं में ध्यान रखिए। क्वेश्चन आता है अंग्रेजी भाषा है या नहीं है। अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है, केवल अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं भारतीय। अब हम वो 22 भाषा देख लेते हैं। 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के लागू हुआ था, उस समय साथियों ध्यान रखिए मूल संविधान के अंदर 1950 में कुल 14 राजभाषा थी, ध्यान रखिए। जबकि 1967 के अंदर 1967 के अंदर एक 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 के द्वारा, उसमें एक भाषा जुड़ जाती है जो 14 थी, फिर एक भाषा जुड़ के 15वीं भाषा कौन थी? सिंधी भाषा। ये साथियों क्वेश्चन आता है कि मूल भाषा के बाद में कौन सी भाषा प्रथम भाषा जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, सिंधी भाषा। जबकि साथियों 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, यानी कि नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये ध्यान रखिए। जबकि 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो जोड़ी गई थी बोडो मास, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। साथियों इसे ट्रिक के साथ आप याद रखिए, एक तो थी सिंधी भाषा, जबकि एक कर लीजिए नमक और एक बोडो मास। जैसे साथियों ओडोमास होता है वैसे बोडो मास लगाइए। सिंधी नमक खाइए और बोडो मास लगाइए और सो जाइए आप, ठीक है। ये तो थी 15वीं भाषा जो कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, और नमक, ये 3 भाषाएं थी जो कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी, और ये 4 भाषाएं बोडो मास ये थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के दौरान जोड़ी गई थी। एक तो ये सिंधी भाषा हो गई 15वीं, और 16वीं, 17वीं, 18वीं ये नमक, न से करिए नेपाली, म से मणिपुरी और क से आपके कोंकणी। नमक हो गई 3 भाषाएं, ये सीक्वेंस में भी हो गई, और 4 भाषाएं जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी, ये क्या थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नमक से कौन सी हो गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और सिंधी भाषा आपकी है ही है, ठीक है साथियों। ये आप छोटी छोटी ट्रिक रट्टा कब तक मारेंगे, उस समय आपको याद आ जाएगा साथियों। बिहार का जीआई प्रमाणित जर्दालू आम, इसकी पहली खेप ये भेजी गई है ब्रिटेन में। जबकि साथियों इससे पहले महाराष्ट्र का एक जलगांव का केला था, वो भेजा गया था दुबई में। जबकि साथियों ध्यान रखिए भारत दुनिया में केले का प्रथम नंबर पे आता है उत्पादन में। जबकि यूपी से हमने पिछली वीडियो में देखा था साथियों, ये वापस हम रिवीजन करते चलेंगे, और आप भी छोटे छोटे नोट्स बना के इसका रिवीजन करते चलिए। यूपी से क्या गया था? काला नमक चावल जीआई टैग, वो कहाँ भेजा था? सिंगापुर। जबकि असम का लाल चावल कहाँ भेजा था? यूएसए में। ये साथियों आयरन से भरपूर है। जबकि बिहार से लीची भेजी थी कहाँ पे? लंदन पे। और वेस्ट बंगाल के एक तो शीरपति आम और लक्ष्मण भोग आम और बिहार के जर्दालू आम, ये साथियों तीनों आम कहाँ भेजे गए थे? बहरीन में। महाराष्ट्र क्या भेजा? जलगांव का केला, कहाँ? दुबई। जबकि यूपी का काला नमक चावल भेजा सिंगापुर, असम से लाल चावल भेजा अमेरिका, बिहार की लीची भेजी लंदन, जबकि वेस्ट बंगाल का शीरपति और लक्ष्मण भोग और बिहार का जर्दालू आम ये भेजा गया बहरीन, ये ध्यान रखिए। जबकि कृषि से जुड़े सामान और खाद्य सामग्री ये जो विदेश भेजने का काम करती है, ये करती है एपीडा, ध्यान रखिए एपीडा। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और एक्ट कौन सा था? 1985 के एक्ट द्वारा इसका गठन किया गया था 1986 में। इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर होता है। जबकि इसके अध्यक्ष कौन है अभी? एम अंगामत्तू, ध्यान रखिए। भारत सरकार का 36 लाख हेक्टेयर भूमि जो कि शरण भूमि है, ये साथियों ये खराब भूमि होती है, यानी कि जो मरुस्थली या रेगिस्तान वाली भूमि होती है, उसको सुधारने का लक्ष्य क्या है? 2030 तक। जबकि साथियों एक हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें 7,500वें जन औषधि केंद्र की आधारशिला रखी है। ये शुरुआत कहाँ करा गया है? शिलोंग, मेघालय में। जबकि साथियों शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखिए।
जबकि जन औषधि दिवस ये मनाया जाता है 7 मार्च को, ध्यान रखिए। जबकि जन औषधि योजना ये स्टार्ट करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को, ध्यान रखिए। साथियों इसके अंदर क्या होता है, सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती है वो उपलब्ध कराई जाती है। जबकि जो जन औषधि योजना है 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट करी गई थी, इसका लक्ष्य है कि ऑल ओवर इंडिया में 10,000 कम से कम 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएं। और उसी के तहत 75वां जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है, शिलोंग मेघालय में। जबकि शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आसियान की 2021 की अध्यक्षता करेगा ब्रुनेई। जबकि साथियों ध्यान रखिए आसियान का हेडक्वार्टर होता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। जबकि इसके अंदर 10 देश आते हैं। जबकि साथियों ध्यान रखिए भारत इन 10 देशों में आसियान का सदस्य देश नहीं है, भारत एक पर्यवेक्षक सदस्य है। जबकि आसियान में भारत के राजदूत कौन है, श्री जयंत नारायण खोब्रागडे, ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में 26 जनवरी 2018 को आसियान के देश, इन देशों के राष्ट्र प्रमुख आए थे भारत के 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस पर। जबकि साथियों ध्यान रखिए अभी तक जो गणतंत्र दिवस पर अभी तक 4 बार कोई मुख्य अतिथि नहीं आए हैं विदेश से। एक था 1952 का, जबकि एक था 1953, एक था 1966 और अभी हाल ही में एक था 2021 का। इन 4 गणतंत्र दिवस समारोह पर कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं बना था। जबकि 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ये फर्स्ट मुख्य अतिथि थे, ध्यान रखिए। जबकि संविधान लागू कब हुआ था, पूर्ण 26 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू पूर्ण कब हुआ था, लागू 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को प्रथम बार गणतंत्र दिवस पर समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, सुकर्नो। जबकि 4 बार मुख्य अतिथि नहीं थे गणतंत्र दिवस पर, 1952, 1953, 1966 व जबकि 2021। जबकि आसियान के 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख कौन से गणतंत्र दिवस पर आए थे, 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस पर, ध्यान रखिए। हाल ही में FAO के 42वें सत्र जो कि 2021 में आयोजित किया गया था, इसमें भारत से संबोधित किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। जबकि साथियों नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं अभी। जबकि FAO इसका हेडक्वार्टर होता है साथियों रोम किसकी राजधानी है, इटली की। जबकि रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये जो सत्र आयोजित होता है 42वां, ये प्रति 2 वर्ष में आयोजित होता है। अब होगा 2023 में। जबकि FAO की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसके अध्यक्ष कौन है अभी, क्यू डोंग यू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, रोम इटली में। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जबकि 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी अध्यक्ष कौन है, क्यू डोंग यू। तमिलनाडु का 30वां नया जिला बनाया गया है मयिलादुथुरई। जबकि साथियों ये नागपट्टनम से अलग होकर बनाया गया है, नागपट्टनम से अलग करके। जबकि साथियों ध्यान रखिए तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। जबकि भारत का सबसे पुराना बांध यह आता है तमिलनाडु में, कल्लई बांध, ध्यान रखिए, कल्लानई बांध, ध्यान रखिए। जबकि साथियों कल्लानई बांध को ग्रैंड अन्निकट बांध भी कहा जाता है। कल्लानई बांध को ग्रैंड अन्निकट बांध भी कहा जाता है। जबकि ये कावेरी नदी पर स्थित है और इसे चोल वंश के राजा करिक नल ने बनाया था। चोल वंश के राजा करिक नल ने बनवाया था, ध्यान रखिए। भारत का सबसे पुराना बांध कल्लई बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ पे है, तमिलनाडु में। जबकि सबसे बड़ा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में बना हुआ है, ध्यान रखिए। भारत का सबसे पुराना बांध तो कल्लई बांध, जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध होता है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। डीप ओशन मिशन ये साथियों समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, यानी कि जो खनिज अन्वेषण करने के लिए, जो समुद्र में खनिज ढूंढने के लिए अन्वेषण या खोज के लिए ये डीप ओशन मिशन स्टार्ट करा जाएगा। इसके तहत 6000 मीटर
यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई तक मानव युक्त एक पनडुब्बी विकसित की जाएगी इसके लिए। जबकि ये तकनीक विकसित करते ही भारत जो ये खनिज अन्वेषण के लिए 6000 मीटर गहराई पर जाएंगे वैज्ञानिक, ये तकनीक विकसित करते ही भारत दुनिया का 6 नंबर का देश हो जाएगा। जबकि इससे पहले ये तकनीक किसके पास है? यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान और चीन, और अब भारत छठा बन जाएगा। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगा, ये करेगा राजस्थान। जबकि साथियों इसके अंदर संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को यानी कि पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ये वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगा राजस्थान। जबकि साथियों राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र के लिए किस पड़ोसी देश को $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हैं श्रीलंका को। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, ये होता है कि जिस देश ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है उसी देश से और वही सामान लेना होगा जिसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। जबकि साथियों ये कम ब्याज दर पे दी जाती है और उसी देश से ये सामान लेना अनिवार्य हो जाता है। जबकि ये काम कौन करता है? ये लोन कौन देगा? ये देगा एग्जिम बैंक, ये देगा भारत का एग्जिम बैंक। जबकि एग्जिम बैंक को क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि विदेशों से जो व्यापार बढ़ाने का काम करता है वो कौन करता है? एग्जिम बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। जबकि इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड रस्किना, ध्यान रखिए। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 के एक्ट के द्वारा 1 जनवरी 1982 को। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड रस्किना। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 12वां देश बना है ब्राज़ील। जबकि साथियों ये जो आर्टेमिस मिशन है ये 2024 तक नासा का चांद पर मनुष्यों को भेजने का एक ऐतिहासिक मिशन है। इसके तहत क्या करेगा नासा? इस मिशन के द्वारा चांद पर पहली बार महिला को भेजेगा और अगले पुरुष को भेजेगा, जो कि पहली बार इसने कब भेजा था? 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के द्वारा। प्रथम चांद पर पहुंचने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरे कौन से थे? बर्ज एल्ड्रिन, ध्यान रखिए, अपोलो 11 मिशन के तहत। जबकि 1969 से स्टार्ट होके 1972 तक 6 मिशन गए थे, उसके अंदर गए थे कुल 12 लोग। जबकि 1972 के बाद में कोई भी चांद पर मिशन नहीं गया है किसी का भी। उसके बाद में अब जाएगा 2024 के अंदर, वो कौन सा है? आर्टेमिस मिशन। जबकि ये क्वेश्चन भी आता है कि चांद पर गोल्फ किसने खेला था? ये थे एलन शेफर्ड, ध्यान रखिए, एलन शेफर्ड। इन्होंने चांद पर गोल्फ खेला था। माइक्रोसॉफ्ट के अभी हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं सत्या नडेला। जबकि साथियों ये 7 वर्ष से CEO थे पहले 2014 से। जबकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और साथियों इनकी हाल ही में एक बुक भी आई थी, हिट रिफ्रेश, ध्यान रखिए, हिट रिफ्रेश किसकी बुक है? सत्या नडेला की। जबकि इससे पहले ये 2014 से CEO थे माइक्रोसॉफ्ट में ही। जबकि माइक्रोसॉफ्ट इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसके संस्थापक कौन होते हैं? बिल गेट्स और पॉल एलन। जबकि हिट रिफ्रेश किसकी बुक है? सत्या नडेला की। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। गुजरात के लोथल में देश के 5000 साल समुद्री इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, यानी कि म्यूजियम बनाया जाएगा। ये साथियों पुर्तगाल देश की मदद के द्वारा बनाया जाएगा, पुर्तगाल की मदद के द्वारा बनाया जाएगा। जबकि लोथल ये साथियों अहमदाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी लोथल की खुदाई सर्वप्रथम 1954 में इसकी खोज हुई थी। जबकि इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। इसकी खुदाई स्टार्ट करी गई थी 1955 से 1960 के दरमियान। जबकि लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए। लोथल की खुदाई कब हुई थी? 1955 से 60 के दौरान। जबकि इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में। और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने टेस्ट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी की है। ये करी है 167 रन की। जबकि शेफाली वर्मा
ये फर्स्ट टेस्ट डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा यानी कि 96 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ध्यान रखिए। शेफाली वर्मा अपने फर्स्ट टेस्ट डेब्यू मैच में ही सबसे ज़्यादा 96 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मणिपुर में 20वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। ये मनाया जाता है 18 जून को, क्योंकि सन 2001 में विद्रोह के दौरान 18 लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं के सम्मान में ये प्रतिवर्ष महान जून विद्रोह मनाया जाता है, ध्यान रखिए। जबकि साथियों मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। जबकि ये राज्य कब बना था? 21 जनवरी 1972 को इसको राज्य बनाया गया था। साथियों इसको ध्यान रखिए, असम से अलग करके इसके साथ में 2 और राज्यों को बनाया गया था। एक था त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972 को ही त्रिपुरा, मेघालय, और एक था मणिपुर। इन 3 राज्यों को एक साथ असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा दिया गया था। जबकि मणिपुर के अभी गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। जबकि सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। जबकि यहाँ की भाषा होती है, साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी भाषा है मणिपुर की मिती भाषा। जबकि दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील के ऊपर एक बड़ा हिस्सा है, ध्यान रखिए। ये लोकटक झील पर बना हुआ क्या है? केबुल लामजाओ। क्योंकि लोकटक झील पर साथियों इस झील पर एक विशेष प्रकार की फुगदी या वनस्पति पाई जाती है, उसी पर ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ध्यान रखिए। पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील पर स्थित है। जबकि हाल ही में भी मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है थांगता, ध्यान रखिए। थांगता एक मार्शल आर्ट है जिसे खेलो इंडिया गेम में शामिल किया गया है, ध्यान रखिए। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है सन 2024 तक। जबकि साथियों अभी फर्स्ट बार प्रथम सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था। इससे पहले ये वीक मनाया जाता था, सप्ताह बनाया जाता था। जबकि प्रथम सड़क सुरक्षा माह बनाया गया है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक, ध्यान रखिए, 2021 में प्रथम बार। जबकि इसकी प्रथम बार की इसकी थीम क्या थी 2021 में? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ध्यान रखिए। फर्स्ट सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 के मध्य। जबकि इसकी थीम थी 2021 की सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। WTO में भारत के स्थायी राजदूत नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं ब्रजेन नवनीत। जबकि साथियों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। साथियों ध्यान रखिए ये गेट के स्थान पर लाया गया था, GATT गेट के स्थान पर। जबकि गेट की कब स्थापना हुई थी? अक्टूबर 1947 को। साथियों ये क्वेश्चन आ जाता है कि WTO किस संस्था के स्थान पर लाया गया था? ये लाया गया था GATT गेट के स्थान पर। जबकि इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? WTO पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे हस्ताक्षर कब हुए थे? मराकेश में। मराकेश मोरक्को की राजधानी है 1994 में। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1 जनवरी 1995 से ये लागू हो गया था, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए WTO में राजदूत तो हो जाते हैं ब्रजेन नवनीत। जबकि स्थायी काउंसिलर कौन है? आशीष चांदोस्कर, ध्यान रखिए, आशीष चांदोस्कर ये स्थायी काउंसिलर हैं। जबकि राजदूत स्थायी कौन है WTO में? ब्रजेन नवनीत। जबकि आसियान का भारत सदस्य देश नहीं है, जबकि आसियान में भारत के परमानेंट राजदूत हैं, वो हैं जयंत खोबरागड़े। जबकि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी राजदूत कौन है? TS त्रिमूर्ति, ध्यान रखिए। सिप्री ईयर बुक 2021 जारी हुई है, इसके अंदर भारत का स्थान है 6 नंबर का। साथियों ये किसी भी देश में पाए जाने वाले कितने परमाणु हथियार हैं उसी की संख्या बताता है सिप्री। जबकि सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबकि सिप्री का हेडक्वार्टर होता है ओस्लो में। ये नॉर्वे की राजधानी है। साथियों ओस्लो से ध्यान रखिए, जो शांति का नोबेल दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जबकि जो बाकी के 5 नोबेल हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में।
आपको उस समय भी ट्रिक से याद कराया था ओस्लो, यानी कि स्लो बोलो, मुझे शांति की आवश्यकता है, यानी कि शांति चाहिए तो आप स्लो बोलो। इसलिए आपने ट्रिक में देखा था ओस्लो, यानी कि स्लो बोलो। अगर आपको भी शांति चाहिए तो आप सामने वाले से भी क्या उम्मीद रखेंगे, स्लो, और आप भी क्या बोलेंगे, स्लो। तो शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में। जबकि बाकी जो 5 नोबेल है वो कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में, ये ध्यान रखिए। जबकि सिपरी की स्थापना कब की गई थी, 6 मई 1966 में। इसका हेडक्वार्टर ओस्लो, नॉर्वे में होता है। जबकि साथियों जो प्रथम नंबर पर परमाणु बम में आता है वो आता है यूएसए, और सेकंड नंबर पे आता है रशिया। जबकि ओवरऑल दुनिया के 90% से ज़्यादा परमाणु हथियार रखते हैं दोनों कंट्री अपने पास। और भारत आता है 6 नंबर पर। भारत के पास है कुल 156 परमाणु बम। जबकि भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो आता है साथियों 5वें नंबर पर। उसके पास भारत से 4 परमाणु बम, यानी कि 160 परमाणु बम में ध्यान रखिए। और भारत के पास है 156, जबकि भारत का स्थान है 6, पाकिस्तान का 4 परमाणु बम से ज़्यादा होके क्या हो गया, 5th नंबर पे, ध्यान रखिए। हाल ही में भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह जी का 91 वर्ष की आयु में कोरोना से निधन हो गया था। जबकि साथियों मिल्खा सिंह जी को द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था, द फ्लाइंग सिख। जबकि इनके नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं, और इन्होंने 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम में भारत को 400 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड पदक जिताया था। और एशिया गेम में इन्होंने 4 गोल्ड इनके नाम हैं। जबकि इन्होंने साथियों 3 बार ओलंपिक में भी भाग लिया था, 1956, 1960 और 1964। जबकि इनको कोई पदक नहीं मिला था। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ये जो 1960 का रोम ओलंपिक था उसके अंदर ये 4th नंबर पे आए थे। उस समय साथियों ये 0.1 सेकेंड से ये ब्रॉन्ज से चूक गए थे, ध्यान रखिए। और ये एकमात्र साथियों पिता पुत्र की जोड़ी है। इनके पुत्र कौन होते हैं, जीव मिल्खा, जो कि एक बढ़िया गोल्फर हैं, नामी गोल्फर हैं। ये साथियों पिता पुत्र की जोड़ी है एकमात्र जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, ये ध्यान रखिए। एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी है जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, ये हैं मिल्खा सिंह जी और उनके पुत्र जीव मिल्खा। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।